आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी कक्षा की वर्कशीट जो कि है सामाजिक विज्ञान, और साथ में वर्कशीट का नंबर है आज 14 और हमारी आज की तारीख है 13 नवंबर। हम हमारे अतीत से हमारा पाठ तैयार कर रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री से, यानी इतिहास से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपको याद है हमने काफ़ी सारी बातें अब तक पढ़ी हैं आरंभिक मानव के बारे में, जिसमें हमने देखा वो किस तरह से पहले शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, और फिर धीरे धीरे उसने एक जगह पर टिक कर खेती करना शुरू की, पशुओं को पालना भी शुरू किया। इसी संदर्भ में आज हम कुछ और जानकारियां इकट्ठी करेंगे कि कैसे पशुपालन, भोजन का भंडारण करना यानी कि उसे इकट्ठा करना और स्थायी जीवन जीना, इन सब की ओर उसने अपने कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कैसे एक सभ्यता का धीरे धीरे आगे चलकर विकास किया। तो शुरू करते हैं। हजारों साल के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। ये बात हम पिछली वर्कशीट में ही पढ़ चुके हैं। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। तो अब यहाँ पर लिखा है कि वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। तो इसे चलता फिरता खाद्य भंडार क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि पशुओं को आपको एक जगह पर इकट्ठा करके सामान की तरह नहीं रखना पड़ता। अगर आप कहीं जाते हैं तो सामान को आप ढोकर लेकर जाएंगे दूसरे स्थान पर, लेकिन पशुओं को आपको किसी चीज पर सवार कर कर ले जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर जा रहे हैं, पशुओं के झुंड को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो वो अपने कदमों पर चलकर जाएंगे। इसीलिए कहा है कि पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडारण है, और आप जहां भी जाएंगे वो वहां पर आपको दूध और मांस की सुविधा तो देंगे ही। और इसी तरह मानव ने पौधे उगाने शुरू किए, और उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर उन्हें लंबे समय तक रहना पड़ता था। ये बात हमने पिछली बार भी की थी कि क्यों उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होते हैं खेती में। आप बीज को बोएंगे, उसके बाद वहां से लेकर फसल के पकने तक उसमें बार बार सिंचाई भी करनी पड़ेगी। जो उसमें अवांछित पौधे उग जाते हैं उन्हें हटाना भी पड़ता है, जिसे कहते हैं खरपतवार हटाना। और इसके अलावा जानवरों और पक्षियों से उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं, तब जाकर आपकी फसल जो है अच्छी फसल तैयार होती है। तो ये बहुत सारी वजहें थी जिसकी वजह से मानव ने पौधों को उगाना शुरू किया, तो उन्हें एक जगह पर टिक कर रहना पड़ा। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। ये बात भी हमने पिछली बार पढ़ी थी, और इसीलिए उन्होंने भंडारण की सोची थी, जिसमें हमने बात की थी कि उन्होंने टोकरियां बनाना शुरू किया, जमीन में गड्ढे खोदकर उसे इकट्ठा करना शुरू किया। और इस तरह हम देखते हैं कि धीरे धीरे मानव का स्थायी जीवन शुरू हो गया। अब वो स्थायी मतलब एक जगह पर रहना, स्थायी मतलब होता है स्टेबिलिटी, अगर इंग्लिश में कहें, एक जगह पर रुक जाना, रहना, एक जगह पर टिक कर रहना। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। अब सबसे पहले पुरातत्वविद क्या है, हालांकि ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। पुरा मतलब पुरानी, तत्व मतलब चीजें, विद मतलब जानकार। पुरानी चीजों के जानकारों को पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविद जो पुरानी चीजों के जानकार हैं, उन्हें बहुत सारी जगहों पे उस जमाने की झोपड़ियां और घर के निशान मिले हैं, जिसके दो उदाहरण हमें दिए गए हैं। पहला उदाहरण है बुर्ज होम, जो है कश्मीर में। और कश्मीर में आपको पता है बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है। तो वहां पर जो घर पाए गए हैं वो किस तरह के घर हैं? वो गड्ढे के नीचे घर बनाए गए हैं। गड्ढे के नीचे घर बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं नक्शे में कि बुर्ज होम, यानी कश्मीर में बुर्ज होम कहाँ पर है, वो हम अभी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर में जो घर पाए गए हैं, जो गड्ढे खोदकर अंदर की तरफ बनाए जाते थे जमीन के अंदर, ताकि ठंड से बचाव हो सके, इन्हें हम कहते हैं गर्तवास। गर्त का मतलब होता है गड्ढा, और वास का मतलब होता है रहना। तो गड्ढे के अंदर रहना, तो गड्ढे के अंदर जो घर बनाए गए उन्हें गर्तवास कहते हैं। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, और इन घरों में उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी, या ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, देखते हैं और क्या खास बातें हैं। तो अभी एक बात की हमने बुर्ज होम की, दूसरी बात हम कर रहे हैं मेहरगढ़ की, जो आज पाकिस्तान के अंदर है। पहले वो, जब पाकिस्तान भारत में था, तब वो भारत की सीमा में आता था, लेकिन अभी वो पाकिस्तान की सीमा में है।
तो पाकिस्तान से जिन घरों के अवशेष मिले हैं वो चौकोर और आयताकार हैं। चौकोर मतलब तो आपको पता ही है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयताकार जिसकी दो भुजाएं एक बराबर होती हैं और दो भुजाएं एक बराबर होती हैं। मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। अगर इस तरह तो हमारा बनता है चौकोर, और इस तरह बनता है हमारा आयताकार जिसमें दो एक बराबर हैं, दो एक बराबर। मेरी लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं, आप समझ जाना कि ये सीधी सीधी लाइन है। तो इस तरह के घर कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हमें मेहरगढ़ से। और इन घरों की खास बात क्या है? इनमें 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे, और हम ये मानकर चलते हैं कि इनमें से कुछ कमरे जरूर भंडारण के काम आते होंगे, जिसमें ये अपने अनाज वगैरह को इकट्ठा करके रखते होंगे, खाने के लिए भी और बीजों के उद्देश्य से भी, बीजों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भी। यह वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मतलब अगर हमसे ये कहा जाए कि सबसे पहले गेहूं और जौ को कहाँ उगाया गया, तो वो जगह थी मेहरगढ़, जहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाया गया, और सबसे पहले उन्हीं लोगों ने भेड़ और बकरियों को पालना शुरू किया था। तो ये मेहरगढ़ के से जो अवशेष मिले हैं, अवशेष का मतलब होता है जो हमें बची कुची चीजें मिली हैं, तो जो वहां से हमें चौकोर और आयताकार के अवशेष मिले हैं, ये उसका चित्र है। देखिए 4 कमरे जैसे बनाए हुए हैं, ये 1 2 3 4। अब ये खत्म हो चुके हैं, ये अवशेष हैं, इसलिए इस तरह की स्थिति में है, टूटी फूटी स्थिति में। तो ये 4 इनके कमरे रहे होंगे। और देखिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए यहाँ पर दरवाजे भी हैं, ये मेन दरवाजे भी हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये घर बने हुए हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नक्शे पर कि ये जगहें कहाँ पर स्थित हैं। आपका जो हिंदी का नक्शा आपकी वर्कशीट में दिया गया है वह बहुत ही खराब था, इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश वाला नक्शा लगा दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब आप अपनी बुक लेंगे तो उसमें बुक में बहुत ही स्पष्ट नाम लिखे हुए हैं। तो आप अपनी एक बार किताब उठा लें और किताब में ये नक्शा निकाल लें और उसमें देखें। ये है बुर्ज होम, यहाँ पर बुर्ज होम दिखाई दे रहा है हमें, ये यहाँ पर कश्मीर में। और ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट नाम इस यहाँ पर लिखे हुए हैं, और अभी हमने मेहरगढ़ का नाम पढ़ा था वो यहाँ पर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं जो आपके लिए आगे आप देखेंगे, आपके पार्ट में आएंगे। जैसे हुंसगी है, कुरनूल की गुफाएं हैं, इसी तरीके से बड़े सारे नाम हैं इसमें। इनाम गांव का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जब आप अपनी किताब में देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी में लिखा होगा कि कौन से काल के कौन सी वाली जगहें हैं, और नव पाषाण काल का कौन सा है, पूरा पाषाण काल के की जगहें कौन सी हैं। मतलब ऐसी कौन सी जगहें जो पूरा पाषाण काल में जहाँ पर मानव रहते थे, नव पाषाण काल में मानव कहाँ पर इकट्ठे एक साथ रहते थे, उन सब के यहाँ पर संकेत दिए हैं। त्रिभुज का निशान और फिर गोल निशान और ये स्टार का निशान, और इसी तरीके से आपको ये नक्शा समझाया गया है। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट नाम जो बताए हैं वो वही जो हमारी वर्कशीट में थे। बाकी नाम हम आगे डिस्कस करते चलेंगे जैसे जैसे वर्कशीट में आते जाएंगे, और आप खुद भी एक बार नक्शा जरूर देखें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेहरगढ़ की और खास बातें क्या हैं? मेहरगढ़ की और खास बातों की अगर हम बात करें तो मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान रखा जाता था। जैसे जो इंसान मर गया उसके साथ वो कुछ चीजें रख देते थे, जैसे कि बकरी को साथ में दफना देते थे। सोचो, जिंदा बकरी को उनके साथ दफनाया जाता होगा तो ऐसा क्यों करते होंगे? शायद वो लोग ये सोचते थे कि मरने के बाद कोई तो साथ जाना चाहिए, अकेला व्यक्ति कैसे पूरी जिंदगी सब कुछ अपने साथ रखता है। तो इसलिए उन्हें ये लगता था कि मृत्यु के बाद भी कहीं कोई जीवन होगा, इसीलिए वो उनके साथ कुछ चीजें, सामान, और बकरी, जैसे हमने देखा कि बकरी भी दफनाई गई मिली है। तो ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ बकरी को दफनाया जाता होगा, पर एक कब्र में हमें व्यक्ति के साथ बकरी भी मिली है। तो लोगों की शायद ये आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो चलो देखते हैं आज हमारे प्रश्न उत्तर, और हमारे प्रश्न उत्तर हमें क्या सिखा रहे हैं, या हमने आज क्या सीखा उस और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको आने वाले दिनों में जो त्योहार आ रहे हैं, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज, सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, मतलब वो सब्सक्राइब हो गया है। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिवाली पे सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मैं तो आपको रोज ही गिफ्ट देती हूँ एज अ वीडियो, तो आप दिवाली पर इतना तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। शिकारी मानव ने
शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया था, विचार लिखने हैं। इसलिए क्योंकि एक तो उसे दूध और मांस मिलता था और दूसरा पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। ये दो मुख्य वजहें हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में इन्होंने हमसे पूछा है कि खेती करने वाले एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो ये हमने पढ़ा ही कि लंबे समय तक इसलिए उन्हें रहना पड़ता है कि उन्हें बीज बोना है, फिर सिंचाई भी करनी है, खरपतवार भी हटाना है, जानवर पक्षियों से उनकी सुरक्षा भी करनी है। तो इतने सारे काम जब करने पड़ेंगे तो भाई निश्चित सी बात है कि एक जगह पर रहना ही होगा। फिर तीसरा प्रश्न, बुर्जहोम और मेहरगढ़ में पाए गए आवास स्थलों की, यानी कि वहां जो घर पाए गए हैं उनकी खास बातें हमें बतानी है। तो बुर्ज होम की खास बात क्या थी, एक तो वो गड्ढे के नीचे बनाए जाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। यहाँ पर एक त फालतू लग गया है, आप इस एकता को हटा लीजिएगा। गर्तवास कहा जाता था जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और ठंड के मौसम में उनसे सुरक्षा मिलती थी। मेहरगढ़ की क्या खास बातें हैं कि चौकोर और आयताकार घर मिले हैं, कमरे 4 या 4 से ज्यादा होते थे, संभवतः उनमें भंडारण किया जाता था और वो एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे पहले मानव ने गेहूं और जौ को उगाना शुरू किया था और भेड़ बकरी को पालना भी शुरू किया था। पहले के बाद जौ लिखा है और जौ पर 2 मात्रा आती हैं, इसे भी ठीक कर लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आगे। आप चाहो तो अगर प्रश्न के उत्तर को और बड़ा करना चाहो तो लिख सकते हो कि मेहरगढ़ में हमें ऐसी कब्रें भी मिली हैं जिसमें इंसान के साथ बकरी को भी दफनाया गया है, और वरना आप इतना उत्तर भी लिखेंगे तो ठीक ही होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। चौथा प्रश्न है आपका, गर्तवास का चित्र बनाना था। तो देखिए मैं आपके लिए चित्र, एक मैंने पिक्चर लगा दी है कि गर्तवास किस तरीके के होते हैं। तो सिर्फ इस तरह के नहीं, और भी बहुत सारे टाइप हैं गड्ढे वाले घरों के। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने चित्र आपके लिए लगाया है। आप चाहो तो अपनी कॉपी में ऐसा बना सकते हो पेन पेंसिल की मदद से। और ऐसी ही अच्छी वीडियोस के साथ मैं आपको मिलती रहूंगी। आप याद से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और प्लीज अब दिवाली है तो दिवाली पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।